जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों देखिए, आज हम लोग जनजातीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, यानी उसका क्लास करेंगे कि रीजनल लैंग्वेज में कैसे कैसे तैयारी करना है ताकि आप एग्ज़ाम को निकाल पाए। ये जो रीजनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो आपको हर एक एग्ज़ाम, झारखंड में होने वाले लगभग सभी एग्ज़ाम में कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको एक न एक रीजनल लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी ही है। चाहे आप JSSC ले लीजिए, JSSC CGL ले लीजिए, या फिर JTET ले लीजिए, या फिर JPSC मेंस ले लीजिए, तो आपको कम से कम एक रीजनल लैंग्वेज आपको आना है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक चुना है, नागपुरी लैंग्वेज को मैं कवर करूँगा। तो नागपुरी लैंग्वेज जो है उसमें 3 पार्ट किए गए थे, जैसे नागपुरी व्याकरण, नागपुरी साहित्य और नागपुरी लोकगीत, कहावत, मुहावरा जो होता है उसमें। तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वो है नागपुरी व्याकरण। नागपुरी व्याकरण में पहला जो चैप्टर है वो है वर्ण। तो वर्ण को देखेंगे, आज का क्लास में देखेंगे वर्ण कि वर्ण क्या है। क्योंकि देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो थोड़ा सा जो अलग है वही आपको ध्यान में रखना है कि क्या अलग है। क्योंकि हिंदी के समान ही है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो ट्विस्ट कर जाता है उसी को आपको ध्यान में देना है कि क्या ट्विस्ट करता है। तो यदि आप उस चीज़ को ध्यान में धर लेते हैं तो आपका ये वर्ण जो है, वर्ण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको ध्यान में देना चाहिए कि वर्ण को कैसे तैयारी करना है। क्योंकि आप देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखेंगे कि नीचे कौन कौन सा शब्द कैसे बदल जाता है, आप उस चीज़ को गौर करेंगे तो वही चीज़ आपको ट्विस्ट करके पूछेगा कि जो हिंदी में तो आप लोग एकदम जानते ही होंगे कि हिंदी में कैसे कैसे पढ़ते हैं, लेकिन जो हिंदी में यूज होता है वो यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन में हिंदी वाला ऑप्शन दे देगा और नागपुरी वाला भी ऑप्शन दे देगा। तो हो सकता है आप नागपुरी में उस शब्द को आप ना जानते हो, यदि आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन उसको डाल देगा तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए आपको शुरू से क्लास करना ज़रूरी है। तो आज का पहला टॉपिक है वर्ण। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, एकदम पूरा से अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि आप समझ पाएँ, और टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। वर्ण से लेके पूरा व्याकरण हम हर एक चैप्टर वाइज करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगला चैप्टर का भी आएगा, आप कोई वीडियो अगला चैप्टर का भी आता है तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर का। देखिए, वर्ण हिंदी में क्या कहता है और नागपुरी में क्या कहता है। देखिए, हिंदी में भी वही परिभाषा है और नागपुरी में भी वही परिभाषा है, सेम परिभाषा। देखिए, वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला, वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाला जेकर खंड नी करल जा सकेला। मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। हिंदी में भी वही है, जैसे अ, ई, व, च और क, इन शब्दों का जो है खंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे गरु शब्द जो है उसका दो ध्वनि है, जैसे ग और रु, इकरो 4 खंड करल जा सकेला, इसका 4 खंड किया जा सकता है। जैसे ग प्लस अ, इसको ग ही पढ़ेंगे, र प्लस अ, उ, रु, तो गरु हो जाएगा। इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा निकल जा सकेला। जैसे मतलब इसके बाद ये जो हम लोग 4 कर दिए, इसके बाद इसका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेले इमन मूल ध्वनि वर्ण हेकै या अक्षर हेकै, इसीलिए इसको मूल ध्वनि या फिर अक्षर आप कह सकते हैं। अब देखिए, हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। मतलब हिंदी के जैसा ही नागपुरी देवनागरी में ही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में जो वर्ण होता है वो 52 वर्ण, मतलब 52 वर्ण होता है, जबकि नागपुरी में 33 वर्ण ही होता है।
यहाँ पर देखिए हम लोग जो हिंदी में पढ़े वो 52 वर्ण पढ़े हैं और यहाँ पर 33 वर्ण हो गया है, यानी कि कुछ वर्णों का यहाँ पे विलोप हो गया है। और विलोप हो गया है इसका मतलब हिंदी में जो वर्ण है उसके जगह पे एक कुछ न कुछ यूज़ किया जाता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे कि क्या यूज़ किया जाता है। ये जो लोप हो गया यानी विलुप्त हो गया है उसको एकदम ध्यान से देना है, क्योंकि वर्ण में यही सबसे महत्वपूर्ण है कि किस शब्द के बदले क्या नागपुरी में यूज किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्ण को दुई भाग में बांटल जाला, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे हिंदी में भी आप लोग देखे होंगे कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण होता है जैसे अ आ ई उ ऐसे करके होता है। व्यंजन वर्ण में क ख ग घ ऐसे होता है। इसको इंग्लिश में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के माध्यम से आप लोग जानते हैं। तो इस सेम चीज़ है, सेम चीज़ नागपुरी में भी है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो देखिए पहले स्वर्ण वर्ण, नागपुरी का जो स्वर्ण वर्ण है उसको देख लेते कि वो क्या कहता है। स्वर उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बेगर कौनो बाधा के अलघटे करल जाएला। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण इमन है जैसे अ ई उ, आ ई उ, ए ओ, ये सब जो है नागपुरी का स्वर्ण वर्ण है। जैसे हिंदी में भी यही सब लगभग होता है स्वर्ण वर्ण। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आप लोग देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है। नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं के बराबर होवेला। जैसे नागपुरी में ए और औ का उच्चारण नहीं के बराबर होता है। जैसे हिंदी में ए और औ का उच्चारण होता है स्वर्ण वर्ण में, लेकिन यहाँ पे उच्चारण नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है नागपुरी में ए और औ इसका उच्चारण नहीं होता है नागपुरी में। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, क्योंकि पहला आपको ये जो अलग है हिंदी से ये आपको पता चल गया है। ए और औ का एकदम ध्यान देंगे कि नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, व्यंजन वर्ण देख लेते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण उस समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। जैसे व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें स्वर्ण वर्ण के समूह का मदद का दरकार होता है। जैसे क प्लस अ, ये जो क है वो व्यंजन वर्ण है और जो अ है ये स्वर्ण वर्ण है। ये दोनों मिल के क बनाता है, इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। क प्लस अ ये, तो ये हो गया व्यंजन वर्ण और ये हो गया स्वर्ण वर्ण। तो देखिए अब परिभाषा में भी लिखा है कि व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण, व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। मतलब स्वर्ण वर्ण का दरकार होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। यहाँ क और ख कर संगे अ लुकल है। मतलब यही जो मैंने आपको बताया अभी कि अ जो है वो स्वर्ण वर्ण है, जो कि क के साथ मिल के क ही बनाता है, लेकिन यहाँ पे लुकल है, मतलब उसमें विलुप्त है यानी उसमें समाया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद का दरकार होता है। ठीक है, अब नागपुरी व्यंजन देख लेते हैं कि नागपुरी व्यंजन कैसे कैसे क्या है। देखिए नागपुरी व्यंजन जैसे हिंदी में आप लोग देखे होंगे ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सबों में हिंदी में भी पढ़े होंगे आप लोग, और नागपुरी में भी ये नागपुरी व्यंजन है। इतने व्यंजन होते हैं, आप गिन सकते हैं कितने व्यंजन होते हैं। इसका जो यूज होगा वो आगे बताएंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहीं कहों कहों च वर्ग कर आखिरी अक्षर यानी या, जो आप लोग यहाँ पढ़ते होंगे च छ ज झ या, उसका उसका च वर्ग, ये च वर्ग का या है। ये जो च छ ज झ या पढ़ते हैं हम लोग,
उसमें जो या आता है वो च वर्ग का आता है। तो यहाँ कहा गया है कि कहों कहों च वर्ग कर आखिरी अक्षर या कर व्यवहार करल जाएला, जैसे चिया, चिया, ठीक है, इसका उच्चारण किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। और अब देखिए, अब नागपुरी का असली जो रूप है वो आपको ध्यान में देना है। जैसे नागपुरी में न, ये जो बड़ी न है उसका उच्चारण न करल जाएला, जैसे गुण, जैसे हिंदी में गुण लिखते हैं ना, गुण लिखते हैं, ये गुण लिखते हैं हिंदी में, तो इसका उच्चारण आपको नहीं करना या फिर इसको लिखना भी नहीं है। इसके बदले में आपको छोटी न, ये जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, उसका उच्चारण किया जाएगा ये नागपुरी में। तो नागपुरी में यदि आपको ऑप्शन में ये न आता है तो ये गलत हो जाएगा, ये न यूज नहीं होगा, ठीक है। आपको नागपुरी में ये न बन के आएगा, ठीक है। आधा श और बड़ी श, ये जो है इन तीनों के उच्चारण के बदले ये जो स है उसका उच्चारण होगा। किसी भी चीज़ में यदि आप किसी भी शब्द में यदि आप श देख रहे हैं या फिर श देख रहे हैं या फिर बड़ी श देख रहे हैं, ये वाली श, तो इसके बदले में ये वाली श यूज होगा। उसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दोष लिखा हुआ है, ये जो बड़ी श लिखा हुआ है, तो ये दोष को यहाँ पे ऐसे नागपुरी में ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से दोष लिखा जाएगा, ठीक है। पुरुष, तो फिर बड़ी श आ गया, यहाँ पे पुरुष है, बड़ी श आ गया, तो पुरुष या फिर पुरुष, इसका बदला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन तीनों के बदले में या तो श यूज कर सकते हैं या फिर ख यूज कर सकते हैं। यदि आपको कहीं भी नागपुरी में दिख गया, ये तीनों दिख गया, तो आप ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दोष लिखा हुआ है तो दोष लिख दिए, ठीक है। पुरुष लिखा हुआ तो यहाँ पे पुरुष भी लिख सकते हैं या फिर पुरुष भी लिख सकते हैं, क्योंकि नागपुरी में इन तीनों के बदले पे ये दोनों यूज किया जाएगा। इससे पहले हमने बता दिया था आपको कि न बड़ी न यूज नहीं होगा, छोटी न यूज होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे ऋषि, ऋषि में देखिए बड़ी श है, तो या फिर बड़ी श है ऋषि में, तो ऋषि में ऋषि लिखेंगे या फिर रिखी लिखेंगे, ये नागपुरी में लिखा आएगा। यहीं पे देखिए, यहीं पे आप लोगों को चकमा दिया जाएगा कि हिंदी में लिख दिया जाएगा ऋषि, ठीक है, ऋषि लिख दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि सही है गलत है, या फिर इसको सुधारने के लिए कोई अक्षर दे दिया जाएगा आपको कि इसका शुद्धिकरण करके शुद्ध कौन सा है, तो आपको ये भी रहेगा ऑप्शन में, ये भी रहेगा ऑप्शन में। फिर ऋषि ऐसे भी लिखा रह सकता है, ऐसे भी लिखा रह सकता है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको कौन सा लगाना है, आपको ये दोनों में से कोई एक को लगाना है, ठीक, ताकि आपका वो सही हो जाए। क्योंकि आप नागपुरी का लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको नागपुरी में ही उसका आंसर देना है। कहों कहों य कर उच्चारण ज होएला, यानी य के बदले कहीं कहीं ज होता है, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला बात ये न, फिर ये न, फिर तीनों के बदले श चाहे ख, उसके बाद य के बदले ज, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे कि य के बदले ज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ ही है जिसको आपको ध्यान में देना है। जैसे योग, जैसे योग, इसको लिखेंगे जोग, तो देख लीजिए यहाँ पे य के बदले कहा गया है कि ज का प्रयोग करेंगे, तो योग के बदले जोग हो गया, संयोग के बदले संजोग हो गया। यहाँ पे यो है तो जोग हो गया, योजना है तो योजना हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ किस चीज़ को बदलना है, ठीक है। यहाँ देखिए छ की तरह अक्षर जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसके उच्चारण के जगह पे ख या फिर छ, इन चीज़ों को लिखेंगे। जैसे क्षमा तो क्षमा हो जाएगा, पंछी तो पंछी हो जाएगा, छतरी तो खतरी। देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे कि यहाँ जो अक्षर है उन सभी के जगह पे या तो ख है या फिर छ है, इन चीज़ों का रिप्लेसमेंट हो गया। देख लीजिए इधर देखिए, अक्षर है, यहाँ पे अक्षर हो गया, यहाँ पे पंछी है, यहाँ पे छतरी है, इन तीनों के जगह पे या तो ख हो गया है या फिर छ हो गया। यही बस डिफरेंस है हिंदी ग्रामर में और
नागपुरी ग्रामर में। और देखिए यहाँ पे एक और है, त्र कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण गे होवेला। जैसे त्र लिखा होगा त्राण, तो नागपुरी में पढ़ाएगा तरान। ज्ञान लिखा होगा तो ज्ञान, गे यान, ज्ञान। त्र कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण गे, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पूछा, आपको नागपुरी में क्या लिखने के लिए बोला जा रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आगे जितने भी चैप्टर आएंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको, आप जो ये जो पोर्शन है, आप इस चीज़ को खाली ध्यान में रखेंगे तो आपका आने वाला हर एक टॉपिक जो होगा वो आपके लिए बहुत ही आसान होता चला जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 के चैप्टर में ही है ये अनुनासिक, अनुस्वार, अल्परान, महापरान, बालाघात। इन सब चीज़ों को हम लोग एकदम बारीकी से देखेंगे ताकि आपको आने वाले चैप्टर में एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक चीज़ को देख लेते हैं एकदम। अगर इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आने वाले हर एक चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एक भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो देख लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए। अनुनासिक किसको कहते हैं? ऐसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला, जैसे नाव, गांव, ठाव। मतलब ऐसा उच्चारण जो नाक और मुंह से होवेला, नाक और मुंह से होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। मतलब नाक और मुंह से जो बोला जाता है उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे नाव, गांव, ठाव, इसमें नाक और मुंह का एकदम यूज होता है, यानी प्रयोग होता है, इसीलिए इसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार, ये जो अनुस्वार है उसका देख लेते हैं। ऐसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला, जैसे मंजूर, मेंजूर, पैरी, ठीक है। इसका जो स्वर के बाद जो आने वाला व्यंजन है वो नाक से निकलता है। अब इसको देख लेते हैं, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ठीक है। एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, जैसे खायक, मतलब अकेले सिर्फ मुंह से ही बोला जाता है, उसको निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे खायक, काम, हर, फार मने, ठीक है, इसको निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, ठीक है, इसको कहते हैं निर्नुनासिक। विसर्ग, विसर्ग किसको कहते हैं? तो नागपुरी में विसर्ग होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में देंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए नागपुरी में कि नागपुरी का विसर्ग कौन है, तो ऑप्शन में दे देगा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, और एक ऑप्शन लिख देगा कि नागपुरी में विसर्ग नहीं होता है। तो यदि आप इसको जाने रहेंगे कि नागपुरी में विसर्ग नहीं होता है, तो ही ना आप ऑप्शन को टिक मार पाएंगे कि हाँ नागपुरी में विसर्ग नहीं होता। यदि आप ऑप्शन को नहीं जानेंगे तो कैसे टिक मारेंगे कि हाँ कौन होता है? तो आप लोग को तो पता रहेगा ही नहीं, तो आप किसी एक में भी लगा देंगे। तो इसीलिए आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग के लिए। आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका आने वाला हर एक टॉपिक अच्छा होते जाएगा। देख लीजिए, हस्व उच्चारण, नागपुरी में हस्व उच्चारण हिंदी लखे होवेला, जैसे क, ग, च, ज, हिंदी के जैसे ही हस्व उच्चारण नागपुरी में भी होता है, ठीक है। दीर्घ उच्चारण, जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होवेला तो उके दीर्घ उच्चारण कहल जाला। नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होवेला, जैसे आ। जब कोई भी शब्द या फिर अक्षर को लंबा उच्चारण के लिए होता है तो उसको दीर्घ उच्चारण कहा जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आ, इसको दीर्घ लंबा उच्चारण करते हैं ना, इसलिए इसको दीर्घ उच्चारण कहा जाता है। ई, उ, ए, ओ,
इकर में दुई मात्रा हमेशा रहेला, मतलब दो मात्रा हमेशा रहता है और लंबाई एक खिंचाता है, इसीलिए इसको दीर्घोच्चारण कहा जाता है। अब देख लीजिए, अल्परान या अघोष। अल्परान या अघोष, अल्परान और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही है, मतलब अल्परान या अघोष ध्वनि जो है मोटा मोटी एक ही है। जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा चाहे उच्चारण हलुक होवे, उके अल्परान या अघोष ध्वनि कहल जाला। यानी कि मतलब देखिए, जो अल्परान और अघोष है वो मोटा मोटी एक ही है। जहाँ उच्चारण में कम ताकत और मुंह से हवा कम निकलता है, उसको आप अल्परान या फिर अघोष ध्वनि कह सकते हैं या फिर कहा जाता है। जैसे वर्णमाला कर सब पहिल और तीसरा अक्षर अल्परान चाहे अघोष ध्वनि होवे ना, यानी वर्णमाला का जो सब पहला और तीसरा जो अक्षर होता है अल्परान या फिर अघोष ध्वनि कहा जाता है। नागपुरी में यह नियम है, मतलब जो हिंदी में है वो भी नागपुरी में भी है। तो देख लेते हैं, देखिए जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, यहाँ करके इतना आपको मिलेगा अल्परान। अब देखिए महापरान या घोष, पहले हम लोग देख चुके हैं अल्परान या फिर अघोष, ठीक है। अब महापरान या घोष, महापरान और घोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही हैं। जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला, उके महापरान या फिर घोष ध्वनि कहल जा रहा है। मतलब मुंह से ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है और हवा का भी मतलब यूज किया जाता है उस चीज़ को उच्चारण करने में, तो उसको महापरान या घोष कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं अभी। जैसे वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, महापरान। वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ख, चौथा क्या है, घ, ठीक है। अब देखिए इतना एग्जाम्पल आप लोग महापरान में देख लिए, इतना एग्जाम्पल। अब इसमें से आप लोग कहेंगे कि इसमें न तो है ही नहीं, न तो है ही नहीं, जो ट वर्ग है इसमें न तो है ही नहीं। तो न का प्रयोग मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ मैं कि न का प्रयोग नागपुरी में नहीं किया जा सकता है, ये नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि ट वर्ग, ये जो ट वर्ग है ये ट वर्ग कर आखिर अक्षर यानी न, ये जो न है का प्रयोग नागपुरी में नहीं होवेला, मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको न के बारे में नहीं बताया गया है यह ट वर्ग के बारे ट वर्ग में, ठीक है। ट वर्ग कर बाकी अक्षर कर प्रयोग नागपुरी में होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब देखिए संयुक्त अक्षर कर प्रयोग, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को जोड़ के जो अक्षर बनता है, ये जो संयुक्त अक्षर का प्रयोग जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी नागपुरी में, वो क्या है। तो आप लोग समझ सकते हैं संयुक्त मतलब जो जोड़ के यूनिटी में जो जिसका प्रयोग होता है उसके बारे में कहा गया। तो इसको संयुक्ताक्षर का प्रयोग जो नागपुरी का है उसको हम लोग देख लेते हैं। नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्री आधा श न, ठीक है। तो मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि जो पहले इसको लिख लेते हैं, ये जो श है इस श के बारे में जो बताया, इस श के बारे में बताया कि नहीं होता है प्रयोग। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि इसके जगह पे कौन श का यूज हो रहा था, इस स का यूज हो रहा था, ठीक है। और ये जो न है, ये जो बड़ी न है इसमें कृष्णा में देखिए, कृष्ण में देखिए, उसके जगह पे छोटी न यूज हो रहा था, ठीक है। तो जब आपको ऑप्शन में पूछा जाए कृष्णा किस तरह से लिखाएगा नागपुरी में, तो आपको कृष्णा, ठीक है, कृष्णा इस तरह से लिखाएगा, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे कि किस बात को कैसे आपको लिखना है, क्योंकि आपको नागपुरी में बताया गया है कि कौन कौन सा शब्द
किस शब्द के बदले में प्रयोग किया जाता है और कौन सा शब्द अक्षर प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पिप्सा, यहाँ पे भी देख रहे हैं आधा प शा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग लिखेंगे पिप्सा, पी प शा। और हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप आधा श देख रहे हैं, उस श के बदले पूरा श लिखा जाएगा, ठीक है। ये लोप हो जाएगा, इस श का लोप हो जाएगा। ये जो आधा श दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे आधा श, इसका लोप होके इसके बदले में जो भी प्रयोग किया जाएगा वो पूरा श का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए यहाँ पे कृष्णा के जगह पे कृष्णा लिखा गया है। और ये री का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, री का भी प्रयोग नहीं होता है। तो आप कृष्णा के जगह पे कृष्णा लिखेंगे, पिप्सा के जगह पे पिप्सा लिखेंगे, तृष्णा के जगह पे तृष्णा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि इस श के बदले ये श लिखाएगा, ठीक है। और तृष्णा, ये री जो है, ये जो री लगा हुआ त के नीचे जो रेफ कहते हैं उसको, वो यूज नहीं होगा, वो पूरा तिरी लिखाएगा, ठीक है। श आधा श के बदले ये श, बड़ी न के बदले ये न, इसलिए तृष्णा लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। मुदा अब नागपुरी कर क्यों विद्वान मन संयुक्ताक्षर कर प्रयोग करे लायक है, जैसे तपस्या समस्या जैसन शब्द मन हिंदी कर मौलिकता के बचाए को ले संयुक्त अक्षर लिखल जाए लायक है। जैसे बालाघाट, नागपुरी में बालाघाट का प्रयोग होवेला, उदा एकर रूप बदल के अपनी ही तर प्रयोग होवेला। इसका मतलब बदल के अपने तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे जात, इसका हो जाएगा जाइत, पात तो पाइत, बालाघाट एक वर्ण कर अपनिहित है के, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान में देंगे, जहाँ जात है वहाँ पे जाइत हो जाएगा, पात है वहाँ पे पाइत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए अपनिहित, एक और शब्द आ जाता है अपनिहित, जोन शब्द कर अंत में ह्रस्व ई होवे और आगे व्यंजन होवे तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला। जैसे जोन शब्द के अंत में ह्रस्व और आगे व्यंजन होंगे, ठीक है। आगे व्यंजन और ह्रस्व, पहले हमने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व और व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जाति में लिखेंगे, पहले परिभाषा से समझने की कोशिश कीजिए कि जाति को कैसे लिखेंगे और कैसे यहाँ पर जाति को जाइत लिख दिया गया है। ये देखिए, जाति को जाइत कैसे नागपुरी में लिखाएगा, तो आप परिभाषा से इसको देख सकते हैं। जोन शब्द कर अंत में ह्रस्व ई, ठीक है, ह्रस्व ई और आगे व्यंजन हो, तो आप देखिए कि शब्द के अंत में ई जो है, ये जो जाति है, जाति इसमें ई है, ठीक है, ह्रस्व ई है और आगे व्यंजन हो, तो आगे जो ज है, ये जो ज दिख रहा है यहाँ पे, ये व्यंजन हो, तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाला, तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाता है। जैसे जाति के पहले ई का आगमन हो जाएगा, तो यहाँ पे जाति लिखा हुआ तो जा इत लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह भाई, भाती लिखा हुआ तो यहाँ पे भाइत लिखा जाएगा, ई त भाइत लिखा जाएगा। चाल को चाइल लिखा जाएगा, ढाल को ढाइल, दाल को दाइल, कर को कैर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे बदला है। इसी तरह से इन सब एग्जाम्पल को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे चाल, चाइल अपनिहित नागपुरी भाषा का विशेषता है कि नागपुरी में एकर प्रयोग दोसर भाषा में बागड़ा होला, दूसरा भाषा में बहुत होता है, ठीक है। वर्ण कर लोप, वर्ण कर लोप, नागपुरी में देवनागरी कर कै ठो वर्ण नहीं भेटाएला। मतलब किस नागपुरी में जो देवनागरी यानी हिंदी का जो
वर्ण है वो नहीं यूज किया जाता है। कै ठो वर्ण कर ठावे एक ही वर्ण कर प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे वर्ण के जगह पे एक ही वर्ण का यूज नागपुरी में किया जाता है। एक ही वर्ण का लोप माने कमी कहल जाला। नागपुरी में देखिए न, श, प्र, ज्ञ का प्रयोग नहीं होवेला। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका मैं कि इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों के बारे में अभी पिछले पेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन सब चीज़ों का यूज नहीं होता है। और मैं बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पे ये जो न है उसके बदले में ये छोटी वाली न का यूज किया जाता है। ये जो स आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो स, ये श का ठाव में ये स का यूज होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब छ के जगह पे छ या फिर ख का यूज किया जाता है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। जैसे पक्ष के जगह पे पख, ये छ के जगह पे ख जो यूज होता है ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। अगर ये सब चीज़ आप ध्यान में दे देते हैं तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाला है। देखिए आगे देख लेते हैं। वर्ण कर लोप कौनवे भाषा कर कमी न लागे, बल्कि इकर से भाषा और सहज सरल मधुर भाव धरेला। असल में कै ठो वर्ण कर प्रयोग बहुते कम होला। मतलब नागपुरी में जो है बहुत सा वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, जैसे आप हिंदी में देखते होंगे। तो इस तरह से नागपुरी वर्ण का जो टॉपिक है वो आपका आज समाप्त हो गया। आप इस चीज़ को आप ध्यान में देंगे, इस चीज़ को यदि आप ध्यान में देते हैं तो एकदम आपका जो आने वाला टॉपिक है, जितने भी टॉपिक होंगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको उस सब चीज़ को ध्यान में देंगे और इस टॉपिक को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका आने वाला हर एक टॉपिक आपके लिए आसान होने वाला है और आपका जो जनजातीय भाषा है वो आपका कवर होते जाएगा। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आने वाले समय में आपको काम दे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज पेपर है आपको हर जगह मिलेगा। नागपुरी का आपको यदि आप नागपुरी का दे रहे हैं तो नागपुरी का हर एक एग्ज़ाम में आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और आप यदि कोई भी लैंग्वेज लेते हैं, यदि मान लीजिए नागपुरी आपने लिया है तो नागपुरी को करना ही पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग भी है और प्लस में आपका मेरिट में भी आपको ये मार्क्स दिलाएगा। इसीलिए आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा और अच्छे से इसका तैयारी कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई अगर मिस्टेक हुआ होगा वीडियो में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि ये मिस्टेक है, तो मैं उसको अगले वीडियो में सुधार कर लूँगा। लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा और क्या है जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगले टॉपिक पे भी वीडियो बनेगा, बहुत कम समय में अगले टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आप आगे तैयारी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।